नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिली गति। सीएम धामी ने 53.56 करोड़ रुपए को दी स्वीकृति। चारधाम यात्रा से पहले सड़कों को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। सीडीओ ने बैठक में दिए निर्देश। एसपी देहात जय बलूनी, नगर आयुक्त बैठक में रहे मौजूद। नैनीताल में कमलेश महतोलिया ने मिसाल की कायम। फूलों की खेती से आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। रोजगार। रुड़की में इंजीनियर की हड़ताल जारी। उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग पर जोर। देहरादून नगर निगम ने वसूली में बनाया रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, देश के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुके हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल, असम और केरल जैसे अहम राज्यों में बीजेपी ने उत्तराखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जल्द चुनावी रैलियों के जरिए प्रचार अभियान को धार देंगे। आगामी चुनाव से पहले प्रदेश में अब तक कई केंद्रीय मंत्री भी केंद्रीय योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के बहाने कई बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रदेश दौरा कर चुके हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी का भी प्रदेश दौरा प्रस्तावित माना जा रहा है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे इस बात का संकेत माने जा रहे हैं कि प्रदेश भाजपा आगामी चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के नेता ही नहीं, बल्कि प्रदेश स्तर के नेताओं और मंत्रियों की सक्रियता भी इन दिनों काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ जनसभाओं के जरिए जनता से संवाद कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारियों का दावा बखूबी निभाने की बात कर रहा है। साथ ही भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर कई सवाल खड़े करता भी नजर आ रहा है। जो 4 साल हमारी सरकार के पूर्ण हुए हैं, उसमें 2 माननीय केंद्रीय नेताओं का हमें यहाँ पर प्रवास प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में आगे माननीय प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना है और जैसे ही उनके आने की तिथि निर्धारित होती है तो उसके अनुरूप हम पूरे उत्साह से उनके कार्यक्रम को करेंगे। और उसके साथ साथ चूँकि हम सबको ये जानकारी है कि जब मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो उत्तराखंड का एक प्रकार से प्रदेश ही अलग होता है। देखिए, 2027 के चुनाव को लेकर के यह स्पष्ट है कि दोनों दल अब अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा का जो चुनावी मैकेनिज्म है वो कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी पुख्ता दिखाई देता है। कांग्रेस क्योंकि लगातार उत्तराखंड में 10 साल से सत्ता से बाहर है और उसको जिस ऊर्जा के साथ आना चाहिए था, वो जिस रणनीति के साथ आना चाहिए, वो अपनी उन रणनीतियों पर काम कर रही है। लेकिन उससे उलट हम अगर देखें तो भाजपा ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। जनता के साथ जो नाराजगी है, जनता के बीच में जो नाराजगी है, उसको दूर करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है उत्तराखंड की धरती पर। अभी तो आए थे कुछ महीने पहले, मगर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी धामी जी से कुछ नाराज चल रहे थे। धामी जी बार बार उनके पास जा रहे हैं और ये साफ है कि अब ये कि वो आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं करा जा रहा है। और जिस हाईवे के उद्घाटन की बात करी जा रही है वो पहले उद्घाटन क्यों नहीं किया। अब चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा सब कुछ चुनावी मोड में रहेगा, लेकिन क्या अब वो आ रहे हैं कुछ खुशखबरी देने के लिए जनता को, क्योंकि अंकिता भंडारी के मुद्दे पे उनसे जवाब चाहिए। प्रदेश भाजपा भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए लगातार बैठकें और कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन गतिविधियों से ये साफ संकेत मिल रहा है कि बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करने पर भाजपा आरोप लगा रही है कि पार्टी अभी तक अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाई। लंबे समय से कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।
कई बार प्रदेश स्तर के नेताओं से बातचीत कर नाम भी मांगे चल चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पाई, तो क्या ये चुनाव जीत सकेंगे? ऐसे में कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने के साथ जनता के बीच पहुंचकर सरकार की नाकामियों को गिनवाने का काम कर रही हैं, ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में अपनी जगह जनता के दिल में बना सके। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार बीजेपी के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय जो उनके अधिकारी हैं, वो उत्तराखंड में लगातार दौरा कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में हरीश रावत ने मौन धारण किया हुआ है, और दूसरी तरफ उनकी बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। एक पार्टियां के कुछ लोग कांग्रेस से मिल रहे हैं, कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी मिल रहे हैं। तो इसको कह सकते हैं कि उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल और राष्ट्रीय दलों की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर दोनों दलों में खलबली मच गई है। और दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं हम कि इन दोनों दलों ने पिछले कई वर्ष 25 वर्षों से उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया, तो वर्तमान में अपने झूठे प्रचार प्रसार के लिए, या यूँ कहें कि फिर उत्तराखंड की जनता को छलने के लिए ये लगातार उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं। आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी बहुत अनुभवी नेता है, लोकसभा की सदस्य भी हैं और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी भी हैं। अभी परसों ही उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुला करके प्रदेश की समस्याओं पर व्यापक चिंतन मंथन किया है। पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और जहां तक कार्यकारिणी का सवाल है, बहुत जल्दी कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने वाली है। उस पर जो एक्सरसाइज होनी थी वो हो चुकी है। भाजपा को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि किस तरीके से उसको संगठन को मजबूती देनी है। देखिए, ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि 2020 से अभी तक कार्यकारिणी नहीं बना पाए, और निश्चित रूप से 2027 के बाद इनकी कार्यकारिणी आएगी, आप देखिएगा। उससे पहले कांग्रेस में इतना सिरगुटोबल है, इतना अंदर खाने एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना है, या एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है कि कार्यकारिणी बना ही नहीं पा रहे। 3 अध्यक्ष बदल गए और 3 अध्यक्ष भी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। 2020 में प्रीतम सिंह जी के कार्यकाल में कार्यकारिणी बनी, उसके बाद करण मेहरा जी और गोदियाल जी अध्यक्ष रहे, 7-8 महीने अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। 2022 का चुनाव बिना कार्यकारिणी के लड़ा। उत्तराखंड की राजनीति की में चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी जहां संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को गति देने की कोशिश में लगी है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी संगठनात्मक चुनौतियों को किस तरह दूर करती है और बीजेपी की चुनाव रणनीति के सामने किस तरह मुकाबला खड़ा करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का यहां पहुंचने पर उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। स्वागत के बाद मुख्यमंत्री ने हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहां बालाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमान धाम छोई में प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बाद में सीएम धामी अग्रवाल सभा में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें संगठन की भूमिका और जनसेवा का महत्व बताया। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारा जो है राज्य जो है देवभूमि है, और देवभूमि के अंदर हम सभी हमारे मंदिर, सभी हमारे धार्मिक स्थल, केदारखंड, मानसखंड, इन सभी के सौंदर्यीकरण के लिए, इनके अवस्थापना विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में लगातार हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अभी 2027 में कुंभ मेला भी हमारा प्रस्तावित है और उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। शीतकालीन यात्रा भी हमारी चल रही है। 19 तारीख तक, जब तक कपाट नहीं खुल रहे हैं तब तक शीतकालीन यात्रा चलेगी। 1,60,000 लगभग लोगों ने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा में हमारे यहाँ पर दर्शन किए हैं। शीतकाल में पर्यटन में आए हैं, अन्य स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर आए हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहे और ये कुंभ मेला हमारा भव्य दिव्य हो, उसके लिए हम काम। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश के और प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, और ये हमारे कार्यकर्ता, जो कि संगठन का जो पर्व होता है उसके बाद उनका शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, विचारधारा के प्रति और प्रतिबद्धता हो, जनता के काम और अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता करें, एक माध्यम बने, सेवा, सुशासन
और तेज गति से बढ़े, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे। सरोवर नगरी नैनीताल में भी हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग पर्यटकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। राम सेवक दल और हनुमान भक्तों ने भगवा ध्वज फहराया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भी शिरकत किया है। आपको बता दें, हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान भक्त ने सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई देते हुए जय श्री राम सेवा दल द्वारा हनुमान जी को 101 किलो के लड्डू का भोग भी लगाया गया। लग रहा है, दुनिया को देख रहा हूँ, राम की मस्ती में हर कोई झूम रहा है और जगह जगह प्रसाद भी बांट रहा है, जगह जगह प्रचार भी कर रहा है। ऐसा हमारा हिंदू भाई होना चाहिए और हर घर में हिंदू का प्रचार होना चाहिए, जो हमारी परंपरा को, हमारे भगवान को, हमारी संस्कार को, हमारे माता पिता को, सबको लेके चलना चाहिए। और मेरे भाइयों, मैं तो बस इतना कहूँगा, सीताराम राधे श्याम और शंकर भगवान की सदा सदा के लिए जय होना चाहिए, माता पिता की और सत्य की विजय होना चाहिए। मेरा राम उत्सव के उपलक्ष्य में लोगों में इतना उत्साह है, आप देखेंगे कि कितने जो है भक्तजन हमारे पास जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ रखे हैं। बहुत अच्छा उत्साह लग रहा है और कोशिश ये रहती है कि हर साल ये हनुमान जन्मोत्सव बनाया जाए, जिससे कि बच्चों को भी जो है इस आस्था के बारे में पता चलता है। आज हनुमान जी की जयंती है। हनुमान जी जन्म उत्सव के पर्व पर हमारे बच्चों को बड़ा उत्साह है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे ही उत्साह बने रहें और कार्यक्रम करते रहें, भगवान जी का नाम लेते रहें और इसी प्रकार से आगे को रिद्धि सिद्धि भी बनी रहेगी। क्या नाम है आपका? केशव दत्त जोशी। हनुमान जो है हिंदू धर्म के अंदर एक शक्ति और ताकत के देवता मानते हैं। जो कोई भी कहा कलयुग में जो हनुमान की पूजा करेगा उसे रामचंद्र जी मिलेंगे। तो इसलिए हनुमान जी का जो वो है, इसलिए हनुमान जी के हम हनुमान जयंती जो है 16 साल से यहाँ भंडारा चला रहे हैं। दिन भर जो है 11 बजे से स्टार्ट करते हैं, जब तक चलता है 4 बजे भंडारा करते हैं। उसका सबको होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हनुमान का जो प्रसाद है, हनुमान की जो शक्ति है वो सबको बटे, जिससे पूरा अपना देश है भारत जो है विकसित बने, उत्तराखंड विकसित बने और सभी लोग सुखियों में समृद्ध हों। हल्द्वानी में रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग एसडीएम कोर्ट पहुंचे और जहां उन्होंने गैस की कालाबाजारी और सप्लाई में हो रही देरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द गैस आपूर्ति बहाल करने की मांग की। लोगों का कहना है कि बिठौरिया नंबर 1 के देवकी विहार, तिवारी कॉलोनी सहित कई इलाकों में पिछले 15 दिनों से इंडियन ऑयल गैस की सप्लाई नहीं हुई है। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरन इंडक्शन पर खाना बनाना पड़ रहा है। नवीन जोशी, आपके माध्यम से पूरी जनता की तरफ से मैं ये आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि वास्तव में गैस की काफ़ी संकीर्ण दिक्कत होने जा रही है। हमारे वहाँ कई लोग फ़ोन करके आते हैं, हम गैस एजेंसी को फ़ोन करते हैं, खासकर ये इंडियन गैस एजेंसी सरस मार्केट, जिनके संस्थापक हमारे खाती जी हैं, कभी भी फ़ोन उठाते नहीं हैं। और गैस की ऐसी किल्लत है कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन में की कमी की वजह से और गाड़ियों का न्यूनीकरण ना आने की वजह से यह दिक्कत दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। गैस को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आम आदमी के नाते, एक आम उपभोक्ता के नाते हमारा ये मानना है कि जो एक तरफ से जो सरकार दावा कर रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, जब गैस की कोई किल्लत नहीं है तो गैस के लिए ये लाइन और अफरा तफरी का माहौल क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल आज हमने यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के समन्वय से रखते हुए ये उनको एक सुझाव दिए हैं कि ये अफरा तफरी और लाइन वाले को कैसे माहौल को कैसे दूर किया जाए। देखिए, हमारे हल्द्वानी में खासकर जैसे इंडेन है, इसके अलावा HPCL और BPCL की भी सप्लाईज हैं। तो अभी BPCL और HPCL में लगभग सामान्य स्थिति है, लेकिन इंडेन की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जिन पर कुछ बैकलॉग बना हुआ है। खासकर हल्द्वानी गैस सर्विस, काठगोदाम गैस सर्विस जो हमारी KMBN द्वारा संचालित है, उनके कंज्यूमर्स को काफ़ी बैकलॉग का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी को देखते हुए अभी ये निर्णय लिया गया है कि प्रतिदिन शाम को ये लोग अपने आने वाले अगले दिन का रोस्टर जो है वो पब्लिक डोमेन में जारी करेंगे, ताकि लोगों को पूर्व सूचना हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पूर्व कांग्रेसी नेता संजय नेगी की कांग्रेस ज्वाइनिंग को लेकर चल रहे विवाद के बीच हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने बड़ा बयान दिया।
उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि संजय नेगी और रंजीत रावत दोनों 2027 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनेंगे। सुमित हृदय ने कहा कि संजय नेगी और रंजीत रावत दोनों ही जमीनी स्तर के मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं, जिनका क्षेत्र में अच्छा जनाधार है। उन्होंने दोनों नेताओं को कांग्रेस का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि पार्टी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के संन्यास की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए सुमित हृदय ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में जंगल राज जैसी स्थिति है। देखिए, मेरी भविष्यवाणी है 2027 के लिए कि चाहे रंजीत रावत जी हों, चाहे वो हमारे बड़े भाई हैं, और चाहे संजय नेगी हों, दोनों विधायक बनने वाले हैं। और ये दोनों को समझने वाली बात है और हम सबको समझने वाली बात है कि इतनी लोकप्रियता दोनों की है कि अपने क्षेत्रों से लगातार लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है। इसके बीच में अगर मैं हरीश रावत जी की बात करूं, देखिए सबसे वरिष्ठ, हमारे सबसे मजबूत नेता, सबसे बड़े नेता उस पूरे उत्तराखंड के, दोनों पार्टियों में अगर कहा जाए तो हरीश रावत जी हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अक्सर हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा पर जोर देते हैं। उन्होंने हिंदुओं से संगठित होने, बच्चों को गीता रामायण पढ़ाने, सनातन बोर्ड बनाने और आत्मरक्षा के लिए सजग रहने का आह्वान किया। देहरादून में श्रीमद् भागवत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि देश में मॉडर्न गुरुकुलम ज्यादा से ज्यादा बने, जिससे हमारे युवा साइंस के साथ साथ संस्कृत को भी पढ़ सकें। विचार है, हम तो ये दिल से चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन बचनी चाहिए, देश बचना चाहिए और ये हमारी परंपराएं बचनी चाहिए, हमारी बहन बेटियां बचनी चाहिए। उसके लिए हम प्रयासरत थे, हैं, आगे भी रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने, हम चाहते हैं कृष्ण भूमि का मंदिर का निर्माण हो और हम चाहते हैं हमारे मॉडर्न गुरुकुलम ज्यादा से ज्यादा बने, जिससे हमारे बच्चे आज के साइंस को भी पढ़ें और हमारे सनातन को भी पढ़ें। ये हमारी विचारधारा है। कृष्ण भूमि जैसा मंदिर तभी बन के खड़ा होगा जब हमारा यूथ, हमारा समाज ये समझ ले कि हमारे लिए रामकृष्ण की क्या क्या भूमिका है। हमें हमारे देश के प्रति, हमें हमारी संस्कृति के प्रति, लिविंग रिलेशनशिप के कारण कितनी हत्याएं आज युवा बच्चों की हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई कल्पना कर सकता था कि मैकाले के ड्रीम को कोई भारत में सफल करेगा? कोई कल्पना कर सकता था? जो मैकाले जाते जाते कह के गया था कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन हम वो लत छोड़ के जा रहे हैं जिसके कारण ये पूरा भारत नष्ट हो जाएगा। आज भारत नष्ट होने के कगार पे है सांस्कृतिक वाइज। और आज हमारे युवा बच्चे, हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि अनमैरिड बच्चे एक साथ रहेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खटीमा में पत्रकार पर दर्ज मुकदमे के विरोध में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कुमाऊं युवा प्रेस क्लब ने इस कार्रवाई को पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला बताया। पत्रकार दीपक फुलेरा पर रसोई गैस की किल्लत से जुड़ी खबर प्रकाशित करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। क्लब के अध्यक्ष सौरभ गंगवार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुकदमा वापस लेने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में यह कार्रवाई की है। क्लब के महामंत्री हरविंदर सिंह चावला ने चेतावनी दी कि पत्रकारों को दबाने की कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रूपेश कुमार ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया। बहुत ही निंदनीय कृत्य इसको कहेंगे, क्योंकि पत्रकार जो सामने होता है वो आईना दिखाने का काम करता है। एक आम आदमी को जब कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता है तो उसको केवल एक उम्मीद की किरण नजर आती है, पत्रकार। पुलिस के चक्कर काटते काटते आम लोग थक जाते हैं, लेकिन उनकी तहरीर नहीं ली जाती। ज्वलंत से ज्वलंत मुद्दों पर और आपराधिक घटनाओं पर पुलिस उतनी सक्रिय नहीं हो पाती है जितनी सक्रियता खटीमा की पुलिस ने दीपक फुलेरा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में दिखाया है। हमारे एक पत्रकार साथी दीपक फुलेरा जी हैं, उनके खिलाफ प्रशासन ने एक गलत मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने खबर दिखाई थी गैस की कालाबाजारी, जो सिर्फ खटीमा में नहीं पूरे उधम सिंह नगर में, पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत में हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां जामुनवाला गांव में एकादश मुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिर समिति ने जन्मोत्सव के मद्देनजर पूरे मंदिर परिसर की सुंदर सजावट
कर रखी थी। सुबह मंगला आरती के साथ ही श्रद्धालुओं ने मंदिर में स्थापित अपने आराध्य की पूजा अर्चना शुरू की और इस दौरान भक्तों की लगातार आवाजाही बनी रही। मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से माता जानकी के अतिशय प्रिय श्री राम भक्त हनुमान के दर्शन कर मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी यहां पहुंचकर भगवान हनुमान महाराज का आशीर्वाद लिया। बहुत ही अच्छा सुकून यहाँ पे मिल रहा है और मैं तो भगवान, क्योंकि सिद्ध बली बाबा कोटद्वार से विधायक रहा हूँ, वहाँ सिद्ध बली बाबा का मंदिर है और आज इस बजरंग बली के मंदिर में आकर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है और इसकी बड़ी ख्याति है, मैं सोचता हूँ। और क्योंकि निश्चित रूप से मैं तो सभी बजरंग बली के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारी कीर्तन मंडली है यहाँ पे, एकादशमुखी हनुमान कीर्तन मंडली के नाम से हमारी कीर्तन मंडली है और यहाँ पे हम लोग जब से बाबा भवानी गिरी ने ये मंदिर बनाया तब से हम लोगों के द्वारा निरंतर हर मंगलवार को यहाँ पे भजन किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी मंडली से जो भी धन एकत्रित होता है, जब कभी आपदा वगैरह आती है तो वो सभी धन हम हनुमान जी की सेवा में खर्च करते हैं। श्री राम में बाबा भवानी गिरी महाराज जो 11मुखी हनुमान जी मंदिर के स्थापक संस्थापक 11मुखी हनुमान जी का मंदिर अखाए विश्व में एकलौता लगभग है जो यहाँ पर एक दिव्य धाम के रूप में स्थापित है और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भी ऐसे ही बड़े धूमधाम से मनाया गया, सुबह से लेकर अब तक, बल्कि कल शाम से लेकर अब तक लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, भजन भंडारा, कीर्तन, 11 घंटे का हवन आदि का कार्यक्रम समापन की ओर अभी हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वेतन 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें वेतन और अन्य लाभ नहीं दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं कि इनको अन्य कर्मचारियों की भांति हर माह वेतन का भुगतान करें, क्योंकि इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं है, न ही कोई वसूली का आदेश है। चाहे तो विश्वविद्यालय इनके दस्तावेजों की जांच करा सकता है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया। एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि शिक्षक पिछले कई महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। नियमित रूप से अपनी सेवाएं देने के बावजूद भुगतान न होने से शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबंधित है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वर्ष 2014 में जो गुरुकुल कॉलेज और ऋषिकुल कॉलेज दोनों के दोनों उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के हिस्सा बन गए और वहाँ पर कार्यरत जो प्रोफेसर्स थे, जो लोक सेवा आयोग से चयन होकर के आए थे, वो विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय बन गए। विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय बनने के बाद पिछले वर्ष फरवरी 2025 से अब तक उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी, जिस संबंध में उनकी जो संस्था है टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने एक रिट पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ, उनके मेंबर्स के खिलाफ कोई भी वैधानिक कार्रवाई लंबित नहीं है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का